उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई अब थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। क्या यहाँ पर जंग की नौबत आ गई है? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान पाकिस्तान के ऊपर क्यों भड़का है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण कोरिया की सेना ने मंगलवार को कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने दक्षिण कोरिया की सीमा का उल्लंघन किया, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने चेतावनी जारी करते हुए हवाई फायरिंग की है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि सीमा के उत्तरी हिस्से में उत्तर कोरियाई सैनिक संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद दक्षिण कोरिया की सेना ने चेतावनी भरे शॉट दागे हैं, जिसके बाद उत्तर कोरियाई सैनिक अपने क्षेत्र में लौट आए। ये विवाद तब भड़का है जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की तरफ कचरे भरे गुब्बारे भेजने शुरू किए, जिस पर पलटवार करते हुए दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया से लगती सीमा में किम जोंग उन के खिलाफ प्रोपेगेंडा लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट का कहना है कि किम जोंग उन के लिए ये लाउड स्पीकर काफी संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि इससे उनकी पोल खुल सकती है और जनता के बीच उनकी वो इमेज बिगड़ सकती है, जिससे सत्ता में उनकी पकड़ ढीली पड़ सकती है। किम जोंग उन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तनावपूर्ण हालात के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष छिड़ सकता है और दुनिया में जो पहले ही 2 युद्धों में फंसी है, उसके लिए एक और जंग में फंसना किसी खतरनाक कहानी से कम नहीं है। वहीं ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में कौन कितना ताकतवर है, किस देश के पास कितनी सैन्य शक्ति है, और अगर युद्ध शुरू होता है तो किस देश के सैन्य बढ़त होगी। ग्लोबल फायर पावर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया की जनसंख्या 2,60,72,000 से ज्यादा है। दक्षिण कोरिया की जनसंख्या 5,19,70,000 से ज्यादा है। उत्तर कोरिया के पास 13,20,000 एक्टिव जवान हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 6 लाख एक्टिव जवान हैं। उत्तर कोरिया के पास 5,60,000 रिजर्व सैनिक हैं। दक्षिण कोरिया के पास 31 लाख रिजर्व सैनिक है। उत्तर कोरिया के पास 1 लाख पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के पास 1,20,000 पैरामिलिट्री फोर्स है। उत्तर कोरिया का डिफेंस बजट करीब 3 अरब का है, तो दक्षिण कोरिया का डिफेंस बजट 44 अरब डॉलर का है। उत्तर कोरिया के पास कुल 951 एयरक्राफ्ट हैं। दक्षिण कोरिया के पास 1,576 एयरक्राफ्ट हैं। उत्तर कोरिया के पास 440 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। दक्षिण कोरिया के पास 354 एयरक्राफ्ट हैं। यहाँ पर जो ताकत है, ताकत के बल पर अगर देखेंगे तो उत्तर कोरिया की तुलना में दक्षिण कोरिया ज़्यादा है, लेकिन उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइल क्षमताओं का काफ़ी विस्तार कर लिया है, जो एक बड़ा ही खतरनाक रूप ले सकता है। पर ये लड़ाई अगर छिड़ जाती है तो प्रदेश में एक तीसरी लड़ाई होगी। हालांकि जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसमें ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बाद दक्षिण कोरिया में ये देखने को मिला कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने सीमा पार की और सीमा पार करने के बाद दक्षिण कोरिया की तरफ से इन पर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद माना गया कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ सकता है, जंग की नौबत भी आ सकती है। दक्षिण कोरियाई योनहाप समाचार एजेंसी ने एक बयान देते हुए कहा है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के एक समूह ने DMZ के भीतर सीमा का उल्लंघन किया और दक्षिण कोरिया के सीमा में घुस आए। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने चेतावनी देने के लिए हवा में गोलियां चलाई, जिसके बाद उत्तर कोरियाई सैनिक भारी किलेबंद सीमा के अपने हिस्से में लौट गए। ये घटना तब हुई जब पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उत्तर कोरिया लगातार गुब्बारों में कचरा भरकर दक्षिण कोरिया की तरफ भेज रहा है, जिसका जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को चिढ़ाने वाली कार्रवाई करते हुए सीमा पर लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर दिया और लाउड स्पीकर से उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाले भाषण बजाए जा रहे हैं। इससे बढ़ के किम जोंग उन की शक्तिशाली बहन किम यो योंग ने कहा कि लाउड
स्पीकर के प्रसारण से टकराव का संकट भड़कने का जोखिम है। उन्होंने राज्य मीडिया में दिए गए एक बयान में कहा कि ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की प्रस्तावना है। कोरियाई प्रायद्वीप पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट का कहना है कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के लाउड स्पीकर प्रसारणों को लेकर बेहद संवेदनशील है, क्योंकि उसे डर है इस तरह के संदेश फ्रंट लाइन सैनिकों और निवासियों का मनोबल गिरा सकते हैं। 2015 में जब दक्षिण कोरिया ने लंबे समय के बाद फिर से लाउड स्पीकर बजाना शुरू किया था, तो उत्तर कोरिया ने सीमा पार से तोप से गोले दागने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी थी। हालांकि उस दौरान किसी के हताहत की सूचना नहीं मिली थी। JCS ने कहा कि रविवार को चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाए जाने और सैनिकों को अपने क्षेत्र में लौट जाने के बाद से अभी तक कोई असामान्य गतिविधि नहीं हुई है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि किम जोंग उन चुप बैठने वाले नहीं हैं और दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध भी भड़क सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगले 11 साल में ताइवान और भारत पर हमला करेगा चीन, ऐसा कहा जाता है। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी है, क्योंकि भारत आने वाले 5 साल में दुनिया के विनाश को रोकने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इस विनाश की आहट ताइवान से मिल रही है, जहां मिडिल ईस्ट से बड़ा वॉर फ्रंट खुल सकता है। ताइवान को लेकर दुनिया की महाशक्तियों में बढ़ रहे तनाव के बीच भारत का झुकाव जिस तरफ होगा, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीतने और शपथ ग्रहण के बीच ये साफ कर दिया है कि अगले 5 साल में महाशक्तियों के बीच होने वाले महायुद्ध में भारत का रुख क्या होगा। ये महायुद्ध ही तय करेगा दुनिया में 21वीं सदी का बाकी बचा वक्त किसका होने वाला है। नई दिल्ली में मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण में कुछ ऐसे मेहमान भी दिखाई दिए जिनकी नई दिल्ली में मौजूदगी चीन को बहुत खल रही होगी, जिन्हें चीन ने भारत के खिलाफ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण में उनकी मौजूदगी सिर्फ एक ट्रेलर है। मोदी 3.0 में ऐसे कई झटके चीन को मिलने वाले हैं। एक झटका तो मुइजू की दिल्ली में मौजूदगी से पहले और भारत में चुनाव नतीजे आने के ठीक बाद भी चीन को लगा था, जब ताइवान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में जीत की बधाई दी थी और प्रधानमंत्री मोदी के जवाब से चीन जल भुन गया था। दूसरा झटका चीन को उस वक्त लगेगा जब चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। दुनिया इस वक्त युद्धों के ज्वालामुखी के बीच सहमी हुई खड़ी है। यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच घमासान है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, लेकिन युद्ध के लिए एक और ज्वालामुखी से लावा निकलना शुरू हो गया है। इस बार युद्ध 2 ऐसे देशों के बीच में होगा जो मजबूत शक्तियां नहीं महाशक्तियां हैं। अमेरिका और चीन के बीच होने वाले संभावित युद्ध का मैदान बनने वाला है। ताइवान इस युद्ध के नतीजे पर भारत पर भी असर पड़ने वाला है, इसलिए भारत ने भी अपनी राह चुन ली है। मोदी 3.0 की शुरुआत ही चीन के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आई है। जिनको युद्ध से डर लगता है वो सिर्फ डर दिखाकर युद्ध जीतना चाहते हैं, और जब इस डर का परमानेंट इलाज कर दिया जाता है तो गीदड़ भभकी देने वालों के पास युद्ध के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। ऐसा ही हाल चीन का हो रहा है। ताइवान पर कब्जा करना शी जिनपिंग का वो सपना है जिसे चीन के राष्ट्रपति ने अपने पूरे देश का ख्वाब बना दिया है, लेकिन ताइवान के लिए मरने मारने की बात करने वाले चीन को दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देशों ने संदेश दिया कि चीन ने अपना ख्वाब पूरा करने की कोशिश करना सिर्फ अंजाम तबाही होगी। विस्तारवादी अतिक्रमणवादी दुनिया के लिए सिरदर्द बना है चीन, पर भारत के संदेश के बाद एक चीज और देखने को मिला, और वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने चाइना के 1 चाइना पॉलिसी का समर्थन किया और इस चीज को लेकर बुरी तरीके से भड़का है ताइवान पाकिस्तान के ऊपर, और कहा है कि जो आप UN का बार बार नाम ले रहे हो ऐसा करना बंद कर दो। 1 चाइना पॉलिसी बोलकर कुछ भी नहीं है और UN में इसका कोई उल्लेख नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।